हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की इस प्रैक्टिस क्लास में। तो आज की दोस्तों हमारी क्लास नंबर 6 होने वाली है। 5 क्लास हम लोग कर चुके हैं जो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो ये हमारी रीजनिंग की क्लास आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होती है। तो आज की क्लास और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो भी क्वेश्चन दोस्तों इसमें रखे गए हैं ये हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वीडियो को रोककर क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद एक एक क्वेश्चंस को देखना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों है कि 7 मित्र ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी और यू एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। यस एक अंतिम छोर पर बैठा है। तो 7 मित्र हैं, तो हम यहाँ पर पंक्ति पहले बना लेते हैं। तो हमने माना दोस्तों ये पंक्ति है और इसी पे यहाँ पर 7 लोग बैठे हैं। तो आगे पढ़ते हैं कि यश एक अंतिम छोर पर बैठा है। तो यश एक अंतिम छोर पर बैठा है, मतलब दोस्तों यश या तो इस छोर पर बैठा है या यश इस छोर पर बैठा है। पर अभी हमें ये क्लियर नहीं है कि यश यहाँ पर है कि यहाँ पर बैठा है। तो इसके लिए क्लियर करने के लिए हम आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए कहा है कि क्यों यश के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, यानी क्यों जो है वह यश के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी दाएं बाएं कहे तो आप जिस तरीके से बैठे हैं आप उसी तरीके से अपने दाएं और बाएं देखेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर बैठाना है। तो क्यों यश के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो हम मानते हैं दोस्तों यश अगर यहाँ बैठा होगा तो क्यों इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर होगा। तो यश तो लास्ट छोर पर बैठा है, अंतिम छोर पर है। तो अगर हम क्यों को इसके दाईं ओर करेंगे, यानी आप अपने दाईं ओर देखिए तो इस तरीके से तो क्यों यहाँ आएगा, लेकिन यश अंतिम छोर पर होगा। तो यश अंतिम छोर पर अगर यहाँ पर होगा तो क्यों को हम यहाँ नहीं रख सकते। तो इसका मतलब यह है कि यश इस छोर पर होगा, तभी हम क्यों को यहाँ पर इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर रख सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपको चीज़ समझ में आई होगी कि अगर इधर यश को बैठाएंगे तो क्यों दाईं ओर जाएगा, तो दाईं ओर तो इधर आ जाएगा, पर हमारा जो पंक्ति है, हमारा पंक्ति तो ये वाला है। तो इसका मतलब यश इस कोने पर बैठा है और इस तरीके से क्यों दाईं ओर इस तरफ आ जाएगा। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करते हैं। उसके बाद देखिए, तो इसका मतलब दोस्तों हमारा जो यश बैठा है यहाँ पर है और यश के दाईं ओर क्या है, दूसरे स्थान पर क्यों है। तो पहला स्थान ये हो गया और दूसरा स्थान ये हो गया जिस पर क्यों बैठा है। तो दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। आगे पढ़ेंगे, पी ओ और क्यों के बीच में बैठा है। तो पी जो है ओ और क्यों के बीच में बैठा है, यानी यहाँ पर पी हो गया और यहाँ पर हो गया ओ। और इसके देखिए ओ और क्यों के बीच में क्या बैठा है, पी बैठा है। कौन बैठा है, पी। आगे पढ़ेंगे, यू किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है, यानी यू अंतिम छोर पर नहीं है। तो इस अंतिम छोर पर तो यस है, यानी यू इस अंतिम छोर पर नहीं है, यानी यह कहीं बीच में बैठा है। तो उसको अभी छोड़ते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। आगे है कि आर टी की बाईं ओर बैठा है। तो आर जो बैठा रहेगा वह टी के हमेशा बाईं ओर रहेगा। तो अगर हम मानते हैं यहाँ पर आर है तो यह किसके बाईं ओर है, टी के बाईं ओर है। तो यहाँ पर हमें बैठाना होगा टी को, क्योंकि आर टी के बाईं ओर है। तो आप अपने बाईं साइड देखेंगे यहाँ पर टी है, तो इसके बाईं ओर कौन बैठा है, आर बैठा है। ये क्वेश्चन में कहा गया है। अब यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं दोस्तों कितने लोग हुए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए, और जबकि हमसे क्वेश्चन में कहा है कि 7 लोगों को यहाँ पर बैठाना है। आगे पढ़ेंगे, यस और क्यों के बीच कौन बैठा है। तो यस और क्यों के बीच कौन बैठा है, तो कौन अभी बचा है, तो आप कहेंगे यू बचा है, क्योंकि यू कहा था कि किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है, यानी यू यहीं पर बैठा होगा। तो यस और क्यों के बीच में कौन बैठा है, तो यस और क्यों के बीच में दोस्तों यू बैठा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। आसानी से आप क्वेश्चंस को बना पाएंगे अच्छे तरीके से। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि कैसी लगी आपको ये तरीका या ये क्वेश्चंस कैसा लगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है एनोलॉजी से। तो आपको पता है दोस्तों कि एनोलॉजी से क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस हमें डेली करनी है एनोलॉजी की, और हर तरीके को नोट करना है, क्योंकि ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी जैसे 134 इस 12 से संबंधित है, वही संबंध हमें बताना है इस 16 से। यहाँ पर कौन सी संख्या ऑप्शन में से आएगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे 12 से 134 बना है। तो 12 से 134, तो आप ध्यान देंगे अगर आप डेली क्लासेस को लेते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान होगा कि मैंने बताया जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या हो जाए तो हमें क्या करना है, स्क्वायर, क्यूब, ये सब चेक करना है। जैसे यहाँ से देखिए 12 से सीधा 134 हो गया, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 12 का स्क्वायर चेक करते हैं। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। कितना होता है दोस्तों, 144 होता है। तो 144 से 134 कितना कम है, तो 144 से 134 कितना कम है ये बताएंगे। तो यह दोस्तों इसमें से कितना घटाएंगे, तो इसमें से घटाएंगे 10। 144 में से 10 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 134। 144 में से 10 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 134। अब इसी तरीके से इसको देखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे। तो 16 का स्क्वायर होता है दोस्तों 256। आपको 1 से 20 तक स्क्वायर संख्या याद होनी चाहिए। तो 16 का स्क्वायर होता है 256। तो स्क्वायर में से 10 इसमें हमने माइनस किया था, तो यहाँ पर भी हम 10 को माइनस कर देते हैं। तो 56 में से यहाँ पर 10 जाएगा 200, तो 246 आ जाएगा। 246 किसी ऑप्शन में है तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी में 246 दिया गया है और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी क्या तरीका था कि संख्या को स्क्वायर करके -10 घटाया गया था। तो आपको आगे क्वेश्चन में भी ये भी मिल जाएगा कि संख्या का स्क्वायर करके उसमें कोई संख्या जोड़ी जा रही है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर तैयार रहना है, यानी इस तरीक़ों को याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो चलिए देखते हैं कि ये तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष, ये हर एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम देंगे तो हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो कहा है कि सभी कंप्यूटर, सबसे पहले कथन को पढ़ेंगे, कथन के हिसाब से डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद निष्कर्ष को हम देखेंगे कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है। तो सबसे पहले कथन को पढ़ते हैं कि सभी कंप्यूटर डेस्कटॉप हैं। तो सभी जो कंप्यूटर हैं वह क्या है, डेस्कटॉप है। तो यहाँ पर एक छोटा सा वृत्त बनाएंगे, ये हमारा है कंप्यूटर, तो उसके लिए हम सी लिख देते हैं। अब कहा है कि सभी कंप्यूटर डेस्कटॉप है, यानी जो कंप्यूटर हैं वे सभी डेस्कटॉप के अंदर आएंगे। तो ये हमारा जो बड़ा यहाँ पर गोला है ये हो जाएगा डेस्कटॉप, तो इसके लिए हम डी लिख देते हैं शॉर्ट में। तो सभी कंप्यूटर क्या हो गए, डेस्कटॉप के अंदर आ गए। अब आगे कहा है कुछ कंप्यूटर लैपटॉप हैं। तो यहाँ पर देखिए ये गोला इस तरीके से बनाएंगे जो कंप्यूटर के कुछ हिस्से को काटेगा, और ये क्या है, ये हमारा है लैपटॉप, यल, इसके लिए यल यहाँ पर हम शॉर्ट लिख देते हैं। तो कुछ कंप्यूटर क्या हो गए, लैपटॉप हो गए। तो इस तरीके से ये हमारा डायग्राम बनेगा। अब चलते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप हैं। तो क्या कुछ लैपटॉप का हिस्सा डेस्कटॉप को काट रहा है। तो आप देखेंगे कि ये डी वाला हमारा जो गोला है, ये वाला, ये डेस्कटॉप का है और ये गोला हमारा लैपटॉप का है। तो डेस्कटॉप के कुछ भाग को लैपटॉप वाला काट रहा है, यानी कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप है। ये वाला कथन हमारा, ये वाला निष्कर्ष हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा पढ़ेंगे, सभी डेस्कटॉप लैपटॉप हैं। क्या सभी डेस्कटॉप लैपटॉप के अंदर हैं। ये जो डेस्कटॉप है ये लैपटॉप वाले के सभी के अंदर है। तो सभी डेस्कटॉप लैपटॉप के अंदर नहीं है, यानी दूसरा हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो केवल फर्स्ट यहाँ पर हमारा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। तो ऑप्शन चेक करेंगे, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें डायग्राम को बनाकर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से ये समझ में आने लगेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी में ज़्यादा पूछा जाता है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में निहित है। तो यहाँ पर इस विकल्प आकृति में से हमें बताना है कि कौन सी इसमें से आकृति है जो इसमें निहित है, यानी इसमें वह आकृति बनी हुई है। चेक करते हैं। तो ये वाला देखेंगे इस तरीके से क्या डायग्राम इसमें बन रहा है। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, ये इस तरीके से आया ये वाला पार्ट। अब देखिए ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये नीचे की तरफ यहाँ पर आ गया। अब देखिए इस तरीके से जाकर ऐसे हुआ है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से जाकर ऐसे बना है।
यानी पहला वाला ही यहाँ पर हमारा इसमें प्रेजेंट है, यानी इसमें निहित है। दूसरा चेक करेंगे तो क्या इस तरीके से कहीं डायग्राम बन रहा है, इस तरीके से, तो ये इस तरीके से देखिए बन रहा है, पर ये जो इस तरीके से काटा है, ये त्रिभुज यहाँ पर जो बन रहा है बीच में इस तरीके से, इसमें नहीं बन रहा, यानी ये वाला तो बिल्कुल नहीं है। ये वाला देखेंगे, ये भी इसमें नहीं बन रहा, ये वाला भी इसमें नहीं बन रहा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी ने सॉल्व किया होगा, और इसी तरीके से यदि आपने सॉल्व भी नहीं कर पाए तो आपको सीखना है कि इसी तरीके से हमें अन्य प्रश्नों को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज कटिंग का, कि एक कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो इन प्रश्नों को हमें बिल्कुल जैसे दर्पण को हम सॉल्व करते हैं, दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्नों को बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करना है। देखिए अब ये जो तीर बना है, यानी इस तरीके से कागज़ को मोड़ा गया है, इस तरीके से इस पर मोड़ा गया है, फिर उसको इस तरीके से मोड़ा गया है। आपको यहाँ पर तीर का निशान जो दिखा रहा है, मतलब इस तरीके से कागज़ को मोड़ा गया है, और यहाँ पर देखिए कट किया गया है इस तरीके से, और यहाँ पर एक गोले के रूप में कट किया गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे और इस तरीके से जैसे जैसे ये मोड़ा गया है उस तरीके से हमें खोलना है इसको। यानी सबसे पहले इस तरीके से मोड़ा गया था, तो इस तरीके से अब इसको हम खोलेंगे। तो एक यहाँ पर कट है और यहाँ पर एक गोला है। अब देखिए दर्पण, अब यहाँ पर सोचेंगे आप कैसे ध्यान लगाएंगे कि यहाँ पर आपने दर्पण रखा है, और दर्पण के इस तरफ कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो ये जो यहाँ पर है एक यहाँ पर होगा, और ये जो गोला है एक गोला यहाँ पर होगा। तो ये जब इतना पूरा खुला तो इस तरीके से ये बन गया, यानी जब ये इतना पूरा एक साइड का खुला तो एक यहाँ पर कट और एक यहाँ पर इस तरीके से, और एक गोला यहाँ पर बना, एक गोला यहाँ पर बना। अब इसको हमें क्या करना है, इस तरीके से खोलना है, क्योंकि देखिए इस तरीके से मोड़ा गया था, तो इसको इस तरीके से अब खोलना है। अब देखिए इस तरीके से खोलेंगे तो दर्पण को हमने यहाँ पर रखा है, अब दर्पण को यहाँ रखना है, तो एक गोला इधर बन जाएगा, एक गोला इधर बन जाएगा, और ये जो यहाँ पर देख रहे हैं एक कट, तो एक कट लास्ट में होगा और एक कट यहाँ पर इधर हो जाएगा। अब इस तरीके से ये हमारा पूरा खुल जाएगा। तो इस ऐसी आकृति आपको किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऊपर यहाँ पर कोई कट नहीं है। ये वाला बिल्कुल नहीं होगा, ऊपर कोई कट नहीं है जिसमें यहाँ पर कट दिखाया गया है। ये वाला बिल्कुल नहीं होगा, चारों तरफ कट है। ये डी वाला हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक दो कट इधर आएगा, बीच में चार गोले आएंगे और दो कट इधर आएगा। तो इस तरीके से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना था। उम्मीद है आप सभी को ये अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए ये क्वेश्चन, तो ये प्रश्न दोस्तों आप कोई एग्ज़ाम देंगे तो उसमें ये प्रश्न पूछा जाएगा आपको सीटिंग अरेंजमेंट का। रेलवे में खासकर पूछा जाता है, और यहाँ पर हमने रखा है 8 मित्रों को। तो सबसे ज़्यादा जो मित्र मतलब लोग बैठाए जाएंगे वो 8 ही का पूछता है ज़्यादातर, नहीं तो आपको 5, 6, 7 ये पूछेगा, ज़्यादातर पूछेगा। अगर अधिक तो 8 पूछेगा, नहीं तो आपको 5, 6 तक पूछेगा। तो चलिए सीखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बिल्कुल आराम से। देखिए 8 मित्र ये हैं W, एक गोल मेज के परितः इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे, यानी केंद्र की ओर मुख कर बैठे हैं, P, R और S के बीच में है। तो 8 लोग हैं, केंद्र की ओर मुख कर बैठे हैं। तो इस तरीके से हमें बना लेना है 8, यहाँ पर एक गोला बना लेना है, गोल मेज कहा है तो इस तरीके से हमें बना लेना है। अब देखिए 8 लोग हैं, तो हमें इस तरीके से लाइन खींच लेना है। 8 मतलब 8 लाइन नहीं खींचना है आपको, इस तरीके से खींचना है। देखिए 3, 6 लोग हो गए, एक और खींचेंगे तो 8 लोग यहाँ पर बैठ जाएंगे। 4 लाइनें आप खींचेंगे तो 8 लोग बैठ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोग यहाँ पर बैठ गए। तो 8 लोगों के बैठने के लिए यहाँ पर हमने बना लिया। तो ये हमने क्यों बनाया, क्योंकि जब भी आपको सम संख्या दिखे, जैसे 8, 6, 10, 4, तो आपको इस तरीके से बना लेना है, क्योंकि इस तरीके से बना लेंगे तो आपको क्वेश्चन में जब भी सामने बोल देता है, जब आमने सामने बोल देता है, तो आपको जब आप ऐसे लाइन नहीं खींचेंगे तो आपको बैठाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर आप ऐसे लाइन खींच लेंगे सम संख्याओं में, तो आपको आमने सामने बोलेगा तो इस तरीके से सीधा सीधा आप बैठा सकेंगे कि किसके सामने कौन होगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने खींच लिया। तो चलिए आगे अब देखते हैं क्या कह रहा है कि इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर भी जब भी दाएं बाएं कहेगा तो आप स्वयं के दाएं बाएं सोचेंगे कि जब आप यहाँ पर गोल मेज के अंदर की तरफ मुख करके बैठे हैं तो आपका दायां किधर होगा, आपका बायां किधर होगा, इस तरीके से आपको सोचना है।
देखिए पी आर और एस के बीच में है, तो पी जो है वह आर और एस के बीच में है। कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए पी आर और एस के बीच में है, तो यहाँ पर हमने बैठा दिया पी को। अब यह पी आर और एस के बीच में है, तो हमने माना यहाँ पर आर है और यहाँ पर यस है, तो आर और यस के बीच में पी है। पर आर और यस का यहाँ पर क्लियर नहीं है, यानी कन्फर्म नहीं है कि आर यहीं पर है और यस यहीं पर है, यानी यहाँ पर यस बैठ सकता है और यहाँ पर आर हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का स्थान अभी क्लियर नहीं है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि टी डब्लू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो टी डब्लू के बाईं ओर है, तो यहाँ पर क्या जो हमने बैठाया वहाँ उसमें कहीं डब्लू है, तो डब्लू यहाँ पर कहीं भर भी नहीं बैठाया है अभी हमने, तो इस लाइन को अभी हम छोड़ते हैं। आगे पढ़ते हैं। क्यों यस के एकदम बाएं बगल में है, तो क्यों यस के एकदम बाएं बगल में है, तो अगर हम मानते हैं कि यस यहाँ पर है, तो क्यों तो यस के एकदम बाएं है, तो यस के बाएं कौन बैठा है, यहाँ पर पी है, तो यस के दाएं स्थान खाली है, यानी और जबकि कहा है कि क्यों यस के बाएं बैठा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यस यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर यस नहीं होगा और यहाँ पर आर नहीं होगा, तो यस आपका यहाँ पर बैठेगा, आर आपका यहाँ बैठेगा, तब जाकर क्यों यस के यहाँ पर बाएं होगा। इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना था। तो इसको हम ऐसे बैठा देंगे, पर जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमारा यहाँ पर खुद ही क्लियर होता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यस यहाँ पर बैठा है और क्यों यहाँ पर बैठा है। ये हमें कैसे पता चला कि यस यहाँ पर बैठा है, क्योंकि कहा है कि क्यों यस की एकदम बाएं है, तो यानी बाएं इधर ही होगा। यहाँ पर तो अगर यस होता तो बाएं तो पी बैठा था, यानी यस यहाँ पर नहीं था, यस यहाँ पर था, तो ये हमारे यहाँ पर राइट होगा और आर हमारा यहाँ पर बैठेगा। अब देखिए इनका स्थान क्लियर हो गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। एकदम बाएं बगल में है, तो यहाँ पर हमने क्यों को बैठा दिया यस के बाएं में। अब देखिए कहा है कि टी यस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। टी क्या है, यस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो यस देखिए यहाँ पर बैठा है और टी इसके दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो दाईं ओर किधर होगा, इधर होगा, 1 2 3, यानी टी यहाँ पर बैठेगा। तो हम यहाँ पर बैठा लेते हैं टी को, 1 2 3, तीसरे स्थान पर यस के दाईं ओर टी बैठ गया। आगे पढ़ते हैं। अब देखिए जो हमने यहाँ पर छोड़ा था कि टी डब्लू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो टी डब्लू के बाईं ओर है, तो डब्लू आपका हो जाएगा यहाँ पर, और इसके तीसरे स्थान पर टी बैठा है बाईं ओर, तो डब्लू जब यहाँ पर बैठेगा तो इसका बायां देखिए इधर होगा, 1 2 3, और तीसरे स्थान पर टी बैठा है डब्लू के बाईं ओर। तो ये हमारे यहाँ पर क्लियर हो गया। अब आगे पढ़ेंगे क्या कह रहा है यहाँ पर। यहाँ तक हमने बैठा लिया था कि वी यू और डब्लू के बीच में है, तो वी जो है यू और डब्लू के बीच में, तो वी यहाँ पर यू और डब्लू के बीच में, तो यू यहाँ पर हो गया और डब्लू यहाँ पर हो गया, इसके बीच में वी बैठ गया। आगे पढ़ते हैं। अब ये वाला हमारा पार्ट हो गया। यस और डब्लू के बीच में कौन बैठा है। अब देखिए सभी लोग बैठ गए हैं, यस यहाँ पर है और डब्लू यहाँ पर है, तो यस और डब्लू के बीच में कौन बैठा है, यस और डब्लू के बीच में क्यों बैठा है। कौन बैठा है, क्यों, तो डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यस और डब्लू के बीच में क्यों बैठा है। तो इस तरीके से आपको आराम से प्रश्नों को सॉल्व करना है। यदि आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको आप देखेंगे पीछे करके, तो आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी ने समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए ये प्रश्न भी आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है कि नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन में 2 चिन्ह दिए गए हैं, तो इस समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को बदलने की, ताकि यह यहाँ पर बराबर 92 आपका आंसर आना चाहिए। तो देखिए पहले ऑप्शन से चेक करते हैं कि गुणा और प्लस को हम बदल लेते हैं। तो यहाँ पर हम गुणा और प्लस को बदलेंगे, तो देखिए 49, इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें हर ऑप्शंस को यहाँ पर हमें चेक करना होता है। थोड़ा सा यहाँ पर हमें ट्रिक लगाना होता है कि भाग वाले को हम ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो भाग वाले के यहाँ पर ध्यान रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पर यहाँ पर हम पहले ऑप्शन को चेक करेंगे। देखिए 49 और गुणा और प्लस को चेंज करना है, तो प्लस के स्थान पर गुणा लिख लेते हैं क्योंकि गुणा और प्लस को चेंज करना था। 16 और भाग 7 है, तो 16 यहाँ पर इसके बटे हम 7 कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 16 के बटे 7 कर लेते हैं क्योंकि 16 में 7 का भाग करना है। अब देखिए यहाँ पर माइनस को नहीं बदलना था, माइनस वैसे ही रहेगा 36, गुणा के स्थान पर हमें प्लस करना था, तो प्लस यहाँ पर 16।
अब इसके बराबर हमें 92 लाना है। क्या 92 आएगा देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम 49 गुणा 16/7 है, तो इसको तो हम काट सकते हैं 7 से, क्योंकि गुणा में है तो कट जाएगा, बटे में है। 7 सत्ते 49, 7 बार में यहाँ पर 49 कट जाएगा। अब देखिए 16 सत्ते कितना हो जाएगा, तो 16 कम 16, 16 दूना 32, 16 तियाँ 48, 16 चौके 64, 16 पचे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते कितना हो जाएगा 112। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 16 का 7 में गुणा कर लिया, ये हो जाएगा 112। और ये आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको बोडमॉस रूल से सॉल्व करना है। जैसे मैथ में हम बोडमॉस रूल पढ़ते हैं कि पहले भाग करना है, उसके बाद गुणा करना है, उसके बाद जोड़ करना है, उसके बाद घटाना। तो यहाँ पर हमने भाग करके गुणा कर लिया, 112 हमारा आ गया। अब 112 में हम 16 को जोड़ देते हैं और उसमें से 36 घटा देते हैं। तो 112 इसमें हम क्या करते हैं, 16 को जोड़ना है हमें। 112 + 16 तो 6 2 8, 1 1 2 1, 128 आ गया। 128 में से इस 36 को हमें घटाना है, तो यहाँ पर हम 36 को घटा लेते हैं। तो देखिए 8 में से 6 जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 12 में से 3 जाएगा तो 9 आ जाएगा। 92 यहाँ पर हमारा क्या हो गया, राइट आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन पहला ही यहाँ पर हमारा सही है कि गुणा और प्लस को हमें चेंज करना है। तो इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है किसी किसी क्वेश्चन में, तो और भी इसमें से क्वेश्चन होते हैं जो आपको भाग पर, यहाँ पर जो भाग का चिन्ह है उस पर ज़्यादा ध्यान देना होता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में ऐसा कोई क्वेश्चन रहेगा तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको भी हम कम समय में यहाँ पर बना पाएंगे। तो उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे क्लास कैसी लगी, और यदि आपका कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो कि कैसे करना है या क्या इसमें बदलाव करना है, तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।